इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद। लेकिन ये सवाल बड़ा खड़ा हो गया कि ये जीत क्या प्रधानमंत्री मोदी को रास आई है। बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि छोटे से चुनाव में मोदी और शाह को जो व्यू रचना रचनी पड़ी, जेपी नड्डा और मोदी जी को जो चुनाव से पहले डिनर कैंसिल करने पड़े, क्या वो उम्मीद से परे जाके थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है कि विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरह एकजुट रहा। विपक्ष का प्रदर्शन निसंदेह रूप से सम्मानजनक रहा। संयुक्त उम्मीदवार न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त वी सुदर्शन रेड्डी ने 40% वोट हासिल किए। वर्ष 2022 में विपक्ष को केवल 26% वोट मिले थे। महत्वपूर्ण बात है, नोट करिए, याद करिए, मोदी जी और शाह के लिए नींद उड़ाने के लिए पर्याप्त बात है कि 2022 में विपक्ष को केवल 26% वोट मिले थे और इस बार विपक्ष को 40% वोट मिले हैं। भाजपा की अंक गणितीय जीत वास्तव में नैतिक और राजनीतिक दोनों तरह से हार है। वैचारिक लड़ाई लगातार जारी है। तो मैं आपसे जो बात कह रहा था वो बात लगभग सामने साफ आ गई पूरा जोर लगाने के बाद। किस तरह सीबीआई और ईडी ने एन वक्त पे दखल दिया। दक्षिण के 2 राज्यों के बड़े नेताओं ने जिस तरह चुनाव का बायकॉट किया, लोग सोशल मीडिया पे कहने लगे ये मायावती पार्ट 2 है, और लोग ये भी कहने लगे कि ये डर बहुत दिनों तक काम आता नहीं। तानाशाहों की तानाशाही का ताजा नमूना जब भारत में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की गिनती चल रही थी, पड़ोस के नेपाल से आ रहा था। नेपाल की तस्वीरें, नेपाल की घटनाएं बताने के लिए पर्याप्त थीं कि जब तानाशाह तानाशाही पे उतारू होता है तो जनता सड़कों पर कैसे आती है। नेपाल में घरों से मंत्री पीटे जा रहे थे निकाल निकाल के, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी लहूलुहान हालत में है। कुछ टीवी चैनलों ने उनके मरने की भी खबर चला दी, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे। इस बीच में प्रधानमंत्री साहब को सेना के हेलीकॉप्टर निकाल के चले गए। बताया जाता है कि वो किसी दूसरे देश में जाने की जुगाड़ में हैं। सेना ने बताया नहीं है कि अभी वो कहाँ रखे गए हैं, लेकिन पार्लियामेंट का हाउस हो, वहाँ की गोदी मीडिया का दफ्तर हो, सबको जला के राख कर दिया है। और लोग कह रहे हैं कि ये बात ध्यान में रखना चाहिए, ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि जब जब ऐसी क्रांति होती हैं, जब जब कोई भ्रष्ट शासक जनता में अपना भरोसा खो देता है और जब जब जनता सड़कों पर आती है तो सबसे पहले निशाना गोदी मीडिया बनता है। वो गोदी मीडिया जो सरकार के चारण चुंबक बन के सरकार की हर तरफ तारीफें करने में जुटा रहता है। मैं उपराष्ट्रपति चुनाव के मूल मुद्दों पर आपके साथ लौटना चाहता हूं और एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, एक इकलौती तस्वीर जिसने शायद पूरी पूरी चुनाव का रुख बदल दिया। नितिन गडकरी और खड़गे जी हाथ में हाथ डालकर वापस आ रहे हैं। अब कल्पना करिए कि 2014 का ये परिदृश्य होता। जिस तरह खड़गे जी नितिन गडकरी का हाथ पकड़े हुए हैं, अगर 2014 की बात होती तो क्या ये संभव था कि गडकरी या कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर कांग्रेस के अध्यक्ष का हाथ पकड़ सके। लेकिन आज ये संभव हो रहा है। और ये तस्वीर नितिन गडकरी को पता था कि जब चुनाव चल रहा है तो उनकी ये तस्वीर पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाएगी। नितिन गडकरी को एक एक राजनीति के स्टेप का पता होता है और गडकरी जी सीजेंड नेता है, उन्हें पता है कि अगर खड़गे साहब इस तरह हाथ लेकर आ रहे हैं, हाथ पकड़ के आ रहे हैं, तो चुनाव से पहले बहुत चर्चाएं होंगी। तो क्या माना जाए कि गडकरी इस हाथ पकड़ने की मुहिम को एक बड़ा संदेश देना चाहते थे। क्या वो मोदी को बताना चाहते थे कि जो हाथ मैंने थामा है वो हाथ अब बाकी लोग भी थामने की हिम्मत कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नींदें शायद इसीलिए उड़ गई थी। उनको डर था कि अगर संघ की नाराजगी काम आई
अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कहीं गुटबाजी पैदा कर दी और चुनाव हार गए तो शायद सत्ता उन्हें छोड़नी पड़ेगी। और ये पहली बार डर पैदा हो रहा है। 2014 के बाद पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी डर रहे हैं और मुझे तो ये डर अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब तानाशाह डरता है तो वो जनता से संवाद करने की हिम्मत नहीं कर पाता। और तानाशाह को डर यही होता है कि सबसे बड़ा डर ये होता है कि लोग उसे डरना बंद ना कर दें। लेकिन इस बार उनको समझ आ रहा था कि जिस तरह की दुनिया भर में भारत की जो पोजीशन हुई है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चीन हो, जिस तरह से हमारा अपमान हुआ है, उसने प्रधानमंत्री को ये बता दिया कि अब केवल कि हम विश्व गुरु हैं, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, एक अकेला सब पर भारी और अब की बार 400 पार। ये जो लोक लुभाने भाषण हैं, लोक लुभावन बातें हैं, ये चलेंगी नहीं। प्रधानमंत्री जी को समझ में आ गया कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जितनी फजीयत हुई है वो अब जनता उससे ऊब गई है। और सबसे बड़ी बात ये वोट चोरी का जो मामला सामने आया है उसने प्रधानमंत्री की नींदें उड़ा दी है। क्योंकि गली गली में ये नारा अगर गूंजने लगे कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। इसका अर्थ यही है कि सत्ता की जड़ें नीचे से कमजोर हो रही हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में इतनी खेमेबंदी करनी पड़े, मंत्रियों का समूह बनाना पड़े, 10-10 मंत्रियों का समूह बनाना पड़े कि वो 10-10 सांसदों को इकट्ठे करेंगे। कभी कभी सांसदों के खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की बात सोशल मीडिया पर चलने लगे, कभी सोशल मीडिया पर चलने लगे कि सांसदों के फोन टेप कराए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें नैतिक रूप से सरकार को कमजोर करती हैं। ये सारी बातें नैतिक रूप से सरकार की फजीयत कराती हैं। और ये सारी बातें नैतिक रूप से संदेश देती हैं कि साहब के डर के दिन, साहब के डराने के दिन अब खत्म हो गए। अब ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत है। और 17 सितंबर को जो साहब के 75 साल पूरे होंगे तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिर फिर इसके नतीजे क्या निकलते हैं। आखिर क्या ये मांग और आगे बढ़ती है। लोग कहेंगे कि अब आप मार्गदर्शक मंडल में जाइए, नए लोगों को मौका दीजिए। और अगर ऐसा कहेंगे तो फिर नए लोगों में कौन होगा? क्या गडकरी? और जो खड़गे का हाथ पकड़ा है तो क्या एक नई व्यूह रचना बन रहे हैं खड़गे साहब? खड़गे साहब भी राजनीति के कम माहिर नहीं है। क्या गडकरी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, ये सब मिलकर एक नया रास्ता तय कर रहे हैं? और आखिर मोदी जी साहब ने जिस तरह संघ के एक स्वयं सेवक को राष्ट्रपति बनाने के बाद ये माना कि संघ मान जाएगा, संघ की गुहार कर लेंगे, मान मुहार कर लेंगे, तो क्या संघ बात को भूल जाएगा कि 2024 के चुनाव से पहले जेपी नड्डा ने कहा था कि हमें कोई जरूरत नहीं है संघ की? तो क्या अब एक ये नई क्रांति का जन्म होगा? संघ अब अपनी वैचारिक मूल्यों की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं किनारे करेगा? ये तमाम सवाल हैं और बड़े गंभीर सवाल हैं। ये तमाम सवाल एक विचार को जन्म देते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये सवाल खड़े होंगे कि जब नैतिकता की बात थी, जब सिद्धांत की बात थी, जब मूल्यों की बात थी, तो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को उस मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। ये कहा गया कि ये 75 साल की आयु के ज्यादा के लोग हैं, इन्हें अब वरिष्ठों की भूमिका में रहनी चाहिए, हमारे गाइडेंस की भूमिका में रहनी चाहिए, कमान नए नौजवान को, गर्म खून को मिलनी चाहिए। तो क्या अब प्रधानमंत्री जी अपने इस ख्याल का प्रतिपादन करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे? खुद उस जगह पे जाएंगे? और अगर नहीं जाएंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये सवाल नहीं उठेगा, ये आवाज नहीं उठेगी कि जो नियम दूसरों के लिए बनाए थे तो वो नियम अपने ऊपर लागू क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री? और जब ये आवाज उठेगी, जब ये सवाल उठेंगे, तो प्रधानमंत्री जी जवाब क्या देंगे? और कम से कम बहुत सारे जवाब दिखाई दिए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जब ये डर सामने आया। और उसके बाद लगातार ये बातचीत सामने आ रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और कुछ नेताओं की बाइट भी आ रही है सामने। मैं अपनी से कहूंगा निकाल के दिखाते रहें। ये इमरान मसूद जी है। और इसमें आप देखें, पहले 26% था, अभी 40% है। तो अपोजिशन तो गेन ही कर रहा है, अपोजिशन लूज तो ही कर रहा है। जिस तरह का माहौल देश के अंदर बना हुआ है, निश्चित रूप से
परिवर्तन आएगा। नहीं, देखिए, सब लोग लगे हुए थे और इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत लगा करके चुनाव को मैनेज करने का काम किया। सरकार ने पूरा कोशिश की, उसके बावजूद भी वो बहुत डेंट दे नहीं पाए। तो ये उनको अपने आप में सोचने का प्रश्न है उनके लिए। देखिए, पंजाब पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया है। हिमाचल, उत्तराखंड पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए। तो देश का 3 राज्य पूरी तरह से प्रभावित हुए, बुरी तरह से। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इसके अंदर इनिशिएटिव लेकर के आगे आकर के इनको दोबारा खड़ा करने में काम करना चाहिए। इमरान मसूद कांग्रेस के तेज तर्रार फायर ब्रांड सांसद जिस तरह बता रहे हैं कि 14% की बढ़ोतरी रिजल्ट के अंदर है पिछले कैंडिडेट में, और इसमें आप देखें पहले 26% था, अभी 40% है। तो अपोजिशन तो गेन ही कर रहा है, अपोजिशन लूज थोड़ी कर रहा है। जिस तरह का माहौल देश के अंदर बना हुआ है, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। नहीं, देखिए, सब लोग लगे हुए थे और इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत लगा करके चुनाव को मैनेज करने का काम किया। सरकार ने पूरा कोशिश की, उसके बावजूद भी वो बहुत डेंट दे नहीं पाए। तो ये उनको अपने आप में सोचने का प्रश्न है उनके लिए। देखिए, पंजाब पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया है। हिमाचल, उत्तराखंड पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए। तो देश का 3 राज्य पूरी तरह से प्रभावित हुए, बुरी तरह से। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इसके अंदर इनिशिएटिव लेकर के आगे आकर के इनको दोबारा खड़ा करने में काम करना चाहिए। इमरान मसूद थे, ये कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हैं, सांसद हैं, सहारनपुर के सांसद हैं, और उन्होंने कहा कि 14% की बढ़त है पहले के मुकाबले में। तो जाहिर है कि इंडिया गठबंधन इस बात से खुश है कि 14% की हमारी बढ़त है। लेकिन हार और जीत के वोटों पे ना जाइए आप। ये देखिए कि क्या जगदीप धनखड़ ने चुनाव को फंसाया? क्या जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के ख्याल ने मोदी साहब की पोजीशन कमजोर करी? और कमजोर करी तो इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? ये पार्टी के अंदर क्या एक नए असंतोष को जन्म देगा? ये कहेगा कि प्रधानमंत्री जी कहां आप बड़े आराम से विपक्ष को धूल चढ़ा देते थे। और दूसरी बात यह है कि आंध्र प्रदेश में एक नई राजनीति का क्या उदय तो नहीं हो जाएगा? नायडू साहब अब तक आंखें बंद करके मोदी जी का समर्थन करते रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू उनको समर्थन करते रहते हैं। सबसे बड़ी बैसाखी वो हैं। ये माना जा रहा है कि अगर चंद्रबाबू नायडू का समर्थन हट गया तो शायद मोदी सरकार ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी, सरकार गिर जाएगी। उनके सबसे बड़े दुश्मन जगन मोहन रेड्डी से संपर्क साधा गया। जगन मोहन रेड्डी ने वोट देने का ऐलान कर दिया। बताया जाता है कि नवीन पटनायक और केसीआर को धमकाया गया। तमाम फाइलों की बात की गई और उन्होंने फिर चुनावी पद्धति से अलग हो जाने का फैसला किया। ये सारी चीजें अब हैं राजनीतिक मंच पर, राजनीतिक हवाओं में। लेकिन सब जानते हैं कि शेर बूढ़ा हो रहा है। अब तो शेर नहीं रहा। 75 साल की आयु पूरी हो जाएगी। और मोदी जी और अमित शाह जी जिस किस्म की राजनीति करते रहे हैं, वो राजनीति अब बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी घटनाओं के बाद थोड़ी कमजोर होगी। नेताओं के मन में डर होगा कि जब जनता सड़क पे आती है तो क्या हाल करती है, दौड़ा दौड़ा के मारती है। आप सोचिए कि नेपाल में जिस डीएसपी ने फायरिंग का आदेश दिया था कि नेपाल में नौजवान के सिर पे सीधे गोली चलाइए, वो डीएसपी की पुलिस ने भीड़ के लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी बिल्कुल मरणासन है। प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ा। ये नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया गया। ये पूर्व पीएम ओली का घर को तहस नहस कर दिया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर में भीड़ घुस गई। ये सारी चीजें दुनिया के हर उस मुल्क के तानाशाह को डराती है जो तानाशाह अपने देश में लोकतंत्र की हत्या करके अपना शासन चलाना चाहता है। ये घटनाएं कहीं ना कहीं उस तानाशाह के मन में ये खौफ पैदा करती हैं कि अगर हमने अपने यहाँ हालात ठीक नहीं किए तो ये हालात हमारे यहाँ भी हो सकते हैं। एक नेता का बेटे का 5 स्टार होटल था, पूरा 5 स्टार होटल तहस नहस कर दिया, आग लगा दी गई। आप सोचो कि जब जनता दुखी होती है, जब नौजवान जैनजी पीढ़ी, हमारी नौजवान पीढ़ी 18 से 30 साल की पीढ़ी, 18 से 30 साल के नौजवान, उनको लगता है कि यार ये कुछ ज़्यादा हो गया, तो वे क्रांति को जन्म देते हैं। और वो क्रांति यही होती है जो हमें नेपाल में दिखाई दी, और उसके नतीजे फिर पूरी दुनिया में, उसके संदेश पूरी दुनिया में गूंजते हैं। मुझको यकीन है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और पूरी
उनकी गुजरात लॉबी ये समझेगी कि अब दुनिया भर से इस तरह के संदेशे आने लगे हैं। लोग सड़कों पर आते हैं, विरोध करते हैं, अपना आक्रोश प्रकट करते हैं और फिर जनता जब गुस्से पे होती है, जनता जब नारा लगाती है सिंहासन खाली करो, जनता आती है, तो बड़े से बड़े तानाशाहों के जो महल होते हैं वो धराशायी, तिनके की तरह धराशायी हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। आप बड़ी बड़ी बातें करें, चुनाव जीतने की बात करें, हारने की बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना ज्यादा आंतरिक विरोध हो रहा है कि वो अपना प्रत्याशी नहीं चयन कर पाए। बड़े बड़े नेता नितिन गडकरी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक एक गुट के बताए जाते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच जंग तेज होती चली जा रही है। दिल्ली योगी आदित्यनाथ को कमजोर करना चाहती है और योगी आदित्यनाथ ने अपना कद हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा कर लिया है कि दिल्ली उनको हटा नहीं पा रही। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और उसके बाद ये संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्षत्रिय हैं और भाजपा केवल ऊंची जाति की सरकार है। पड़ोस के जिलों का हवाला दे रहे हैं लोग, राजस्थान में ऊंची जाति, उत्तर प्रदेश में ऊंची जाति और उत्तराखंड में ऊंची जाति। इन सब परिणामों के बीच, इन सब नतीजों के बीच आखिर पिछड़ों और दलितों की एकता बीजेपी के अंदर परेशानी पैदा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को यह समझ आ रहा है कि अगर ये जातियों का समूह नहीं तोड़ा गया, इसको हिंदुत्व के नाम पर नहीं खत्म किया गया, तो ये आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बनेगा। तो जाहिर है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भरी जीत गई है बीजेपी, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ बड़े सवाल, कुछ बड़े मुद्दे अभी सामने आए हैं। आप क्या सोचते हैं, जीत कितना सुखद देगी? जरूर बताइएगा। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा।